Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in today's video lecture. Today we are going to discuss about the abandoned furnaces. This is the topic taken from the chapter Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. So last कुछ lectures में हमने discuss किया है about different things, especially the sword of Tipu Sultan and different furnaces which remained in function especially during the 18th and 19th centuries. लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश रूल एक्सपेंड होने लगा, वैसे वैसे फर्नेसेस भी क्लोज होने लगे। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं फर्नेस किसको बोलते हैं। आपके सामने जो ये पिक्चर है ये फर्नेस है। यूजुअली ये बनाई जाती है मिट्टी की या फिर जिनको हम कच्ची ईंटें कहते हैं। एक तो हो गई पक्की ईंटें जिनको हम कहते हैं बर्न्ट ब्रिक्स या फिर बेक्ड ब्रिक्स। ये होती है अनबेक्ड ब्रिक्स, क्योंकि बेक्ड ब्रिक्स बाद में ब्रेक हो जाती है अगर उनको ज़्यादा हीट मिल जाए। इस वजह से जो नॉर्मली फर्नेसेस होती है उनमें कच्ची ईंटें या मिट्टी की ईंटें लगाई जाती है। तो ये वही फर्नेसेस है जिसमें लोहे को गर्म किया जाता है और बाद में उसको एक शेप दी जाती है। डिफरेंट जो हार्ड टूल होता है आयरन का ही ओवेसली, तो जो बारी चीज़ होती है उसी की वजह से। इस तरह की फर्नेसेस इंडिया में स्पेशली साउथ इंडिया में बहुत सारी थी। तो नॉर्थ इंडिया में भी इस तरह की फर्नेसेस थी, बल्कि वेस्ट या ईस्ट एशिया में भी इस तरह की फर्नेसेस मिली हैं। तो इनमें आयरन के डिफरेंट टूल्स बनाए जाते थे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज कैसे। तो टॉपिक है हमारा अबैंडन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस। जो वुड्स का स्टील था इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक होनी चाहिए और साथ में जो आयरन वहाँ पे आयरन के टूल्स बनाए जाते हैं उसके लिए अच्छी खासी हीट का होना भी ज़रूरी है। यानी अच्छा खासा टेम्परेचर प्लस एक टेक्निक, जिसको ये टेक्निक होती थी वो स्किल्ड आर्टिजन्स होते थे, तो वही ये काम करते थे। तो आयरन स्मेल्टिंग जो थी ये हिंदुस्तान में पहले से ही थी, बल्कि हम कहेंगे आयरन एज से ही, जब से आयरन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया या डिस्कवर किया गया। और ये आयरन के जो फर्नेसेस थे ये 19th सेंचुरी तक हिंदुस्तान में नज़र आते रहे। लेकिन जब 19th सेंचुरी जो सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी है यानी 1850s के बाद इस तरह की फर्नेसेस गायब होने लगी या फिर उनको छोड़ दिया गया, उनमें कोई काम नहीं होता रहा। तो रीज़न जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों। तो हिंदुस्तान में जो बिहार है, बिहार या झारखंड है, ये आयरन माइनस के लिए माना जाता है। यहाँ पे आयरन की जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है और आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है रॉ फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिफरेंट टूल्स बाय यूजिंग नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के या सेंट्रल इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आयरन स्मेल्टर्स हुआ करते थे, या फिर हम कहेंगे जो ब्लैक स्मिथ्स होते थे या आयरन स्मिथ्स, जिनका काम ही था टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाना इन आयरन्स के। क्योंकि आयरन और बहुत ज़्यादा अवेलेबल था लोकली मटेरियल, तो इस वजह से इनके फर्नेसेस हमेशा हरे भरे रहते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ब्रिटिश रूल एक्सपेंड होता गया वैसे वैसे ये हाथ से बनी हुई चीज़ें, ये फर्नेसेस में बनी हुई चीज़ें, ये आयरन स्मेल्टर्स के शॉप्स आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गायब होने लगे और इनको छोड़ दिया गया, अबेंडन किया गया, यानी लीव कर दिया गया। फर्नेसेस में जो काम करते थे वो काफ़ी स्किल्ड पर्सन होते थे। जैसा मैंने पहले भी कहा, फर्नेस बनाई जाती थी सन ड्राइड ब्रिक्स, यानी जो कच्ची ईंटें होती है, मिट्टी की ईंटें होती है, उससे बनाई जाती है या फिर मिट्टी से। और स्मेल्टिंग का काम तो यूजुअली मैन करते थे, यानी जो आयरन टूल्स पे जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक्स मारना, वो मैन का काम था। जबकि जो फीमेल थी वो भी इन फर्नेसेस में काम करते थे। उनका काम होता था जो बेलोज है उनको चलाना। तो बेलो एक तरह का एक हम कहेंगे एक टूल है, एक मशीन लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है पंप करना एयर, यानी चारकोल को जलाते रखना, चारकोल में जो आग होती है उसको कंटिन्यू रखना। इसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन यूज़ किया जाता था जिसको कहते थे बेलोज। तो बेलोज भी आपको आगे वाले आने वाली इन स्लाइड्स में दिखाएंगे। तो ये वीमेन का काम था बेलोज को पंप करना, और जबकि मेन स्मेल्टिंग का काम करते थे।
लेकिन लेट 19th सेंचुरी में यानी 1870s के बाद आयरन स्मेल्टीज की जो ये फर्नेसेस थी ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने लगी। ज़्यादातर जो विलेजर्स थे या विलेजेस थे जिनमें ये फर्नेसेस थे, या तो उनका यूज़ ही बंद किया गया या फिर जो उनमें से निकलने वाले टूल्स थे, आयरन के टूल्स थे, उनकी प्रोडक्शन कम हो गई। तो इससे पता चलता है कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस जो हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल आर्ट था, ट्रेडिशनल क्राफ्ट सिस्टम था, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने लगा। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे कारखाने, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ प्रोग्रेस करने लगती है, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है छोटी इंडस्ट्रीज़ की। क्या ऐसा हिंदुस्तान में हुआ? सोर्सेज के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम पे दुनिया में सबसे इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कंट्री इंडिया थी। यानी जितनी भी कॉलोनीज़ को फ्रीडम मिला उन कॉलोनीज़ में इंडस्ट्रियली बैकवर्ड सबसे ज़्यादा इंडिया था। यानी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे तो थी लेकिन वो न होने के बराबर थी। दूसरा, जब पार्टीशन हुआ तो कुछ इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और कुछ इंडस्ट्रीज़ इस तरह से हिंदुस्तान के हिस्से में आ गई। तो खैर ये भी कह सकते हैं रॉ मटेरियल पाकिस्तान की ओर चला गया और इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान में रह गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ वर एस्टैब्लिश्ड इन प्रेजेंट डे इंडिया एंड द रॉ मटेरियल वाज प्रोड्यूस्ड मोस्टली इन बांग्लादेश। और वो आपको पता है बांग्लादेश दैट्स अ सेपरेट कंट्री नाउ, बट बिफोर 1971 दैट वाज अ सेपरेट, व्हाट वी कैन से दैट वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एनीवेज, क्या कंडीशंस थे, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये सारे फर्नेसेस बंद हो गए और आयरन स्मेल्टिंग का वो ट्रेडिशनल मेथड भी डिक्लाइन हो गया? तो देखेंगे ये सब। तो फर्नेसेस की पिक्चर मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे आपके सामने जो लेफ्ट साइड में पिक्चर है या राइट साइड में जो पिक्चर है, इनको कहते हैं बेलोज। बेलो एक डिवाइस होता है, इक्विपमेंट होता है जिसका काम होता है जो एयर है उसको पंप करना। यानी ये बर्निंग चारकोल को कंटिन्यू बर्निंग मोड में रखते हैं। इससे फूक मारी जाती है या हम कहेंगे हवा दी जाती है और उससे आग जलती है। तो ये बेलोज का काम करती थी वीमेन का काम था इन बेलोज को पंप करना और इनको प्रेस करना ताकि फर्नेसेस जलती रहे। क्योंकि इस आयरन स्मेल्टिंग में सबसे ज़्यादा काम होता है हीट का और वो हीट कंटिन्यू मिलनी चाहिए। तो इस वजह से ये दोनों जो भी फर्नेसेस होते थे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ या जो भी मेल या फीमेल होते थे फैमिली में, वो दोनों मिलकर इस तरह की चीज़ें बनाते थे और मिलकर ये काम करते थे। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा और। सो मोस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज, आयरन रिसोर्सेज और वी कैन से आयरन ओर जो मिलता था हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट रीजन्स में, वो किसी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। क्योंकि 1750s के बाद ब्रिटेन में एक रेवोल्यूशन आ गया जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक वो फेज़ था जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनने लगी ब्रिटेन में। तो जैसे जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ बनने लगी वैसे वैसे उन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी। जैसे जैसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी तो वो तमाम कॉलोनीज से रॉ मटेरियल कलेक्ट करने लगे। सो वाज द केस विद इंडिया। इंडिया से भी रॉ मटेरियल जाने लगा क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोस्ट ऑफ द रिसोर्स पे कंट्रोल किया, खासतौर पे जो आयरन और मटेरियल था उस पे कंट्रोल किया। और जो भी रिसोर्सेज थे उन पे या तो बैन लगा दी या फिर हाई टैक्स लगा दिया। एज अ रिजल्ट जो आयरन ओर्स थे उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। इस वजह से जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो लोकल फर्नेसेस थे, जो आयरन स्मेल्टर्स थे, उनको अलाउ नहीं किया जाता था उन एरियाज़ में जाने के लिए जिन एरियाज़ में ये आयरन रिसोर्सेज होते थे। तो नतीजा क्या हुआ? यहाँ से जाता था रॉ मटेरियल यानी आयरन ओर और ब्रिटेन में पहुँच जाता था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ में वो उसमें मशीन्स बनाई जाती थी या जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे या फिर टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे। और इस तरह से वही टूल्स, वही इम्प्लीमेंट्स वापस फिनिश्ड गुड्स की शक्ल में हिंदुस्तान लाए जाते थे। तो हम यूँ कहेंगे इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
इसका क्या मतलब है, यहाँ से रॉ मटेरियल भेजा, वहाँ फिनिश्ड गुड्स बन गए, वापस वही फिनिश्ड गुड्स आए। चूँकि वो मशीन से बनाए जाते थे, इस वजह से उनका जो प्राइस था, उनका जो कॉस्ट था, वो बहुत कम होता था। अब यूजुअली जो यहाँ चीज़ बनती थी हिंदुस्तान में, तो वो हाथों से बनती थी। हाथों में से चीज़ बनने वाली चीज़ें होती है, उनका प्राइस थोड़ा हाई होता है, क्योंकि उन पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, उन पे ज़्यादा खर्चा होता है। तो नतीजा क्या होता था, अपने लोकल टूल्स को कोई ख़रीदना नहीं चाहता था, बल्कि वो चाहते थे सारे मशीन मेड गुड्स को यूज़ करते थे। नतीजा क्या हुआ, अपने जो आयरन स्मेल्टिंग मेथड्स थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशनल जॉब के तौर पे छोड़ दिया गया, और इस तरह से वो फर्नेसेस भी बेकार हो गई जहाँ पे इस तरह के काम कभी होता थे। दूसरा, मैंने कहा आयरन स्मेल्टिंग में जो हीट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हीट मिलती है चारकोल से। चारकोल यानी वो कोयला जो यूजुअली हम लकड़ी जलाकर बनाते हैं, और लकड़ी नॉर्मली या फायरवुड जिसको हम बोलते हैं, यूजुअली वो मिलती है फॉरेस्ट से। और ब्रिटिशर्स ने तो फॉरेस्ट लॉज भी बनाए, जिसके मुताबिक फॉरेस्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट कैटेगरी को नाम दिया गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, जिनमें कोई ब्रिटिशर्स के बगैर जा नहीं सकता। दूसरी कैटेगरी जिनको कहा गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, जिनमें लोग जा सकते थे लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे, और वो भी ब्रिटिशर से परमिशन लेने के बाद। तीसरी कैटेगरी को नाम दिया गया विलेज फॉरेस्ट्स, उनमें कुछ था ही नहीं। तो कुल मिलाकर न लकड़ी मिल रही है, और या फायरवुड नहीं मिल रहा है, ना ही मिल रहा है आयरन ओर। ओबेसली जब रॉ मटेरियल भी नहीं है और वो चीज़ें भी नहीं है जिनसे आयरन स्मेल्टिंग के प्रोसेसेस किए जाते थे, तो डेफिनेटली जो फर्नेसेस थे, जो ट्रेडिशनल जॉब था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। जो लोग बरसों से ये करते आए थे, जिनका एक ख़ानदानी पेशा था, ट्रेडिशनल था, उन्होंने भी ये काम अब छोड़ना शुरू कर दिया। So many gave up their craft and looked for other means of livelihood. ओबेसली जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता था, तो यूजुअली इस तरह के लोग फिर कोई और काम ढूंढते थे। तो क्या काम ढूंढते थे, कुछ लोग गए शहरों में, कस्बों में काम ढूंढने के लिए, यानी लेबर, मजदूरी। कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर का काम शुरू किया। कुछ लोगों ने उन ही माइंस में काम शुरू किया जिन माइंस से कभी वो निकालते थे आयरन और या फिर कोल या इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या हुआ उन आर्टिस्ट्स का, उन स्किल्ड पर्सनस का, उन आर्टिजन्स का, उन क्राफ्ट्समैन का जो कभी अपने हाथों से काम करते थे, अब वो बन गए मजदूर। तो 19th सेंचुरी की रिकॉर्ड से, सेंसस से पता चलता है, सबसे ज़्यादा जो लेबरर सड़कों पे नज़र आते थे वो यही लोग थे, या वो ट्राइबल्स थे, या फिर वही जो ट्रेडिशनल, जिनका जो ये क्राफ्ट सिस्टम था, ट्रेडिशनल आर्ट जिनका था, जिन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, अपना ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ दिया। इसके अलावा आयरन स्मेल्टर्स जो सरवाइव करने लगे, यानी जिन्होंने इतने हार्डशिप्स के बाद भी काम नहीं छोड़ा, उनको बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्स पे करना पड़ता था। किसको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, लकड़ी निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए, और साथ ही में जो वो फर्नेसेस यूज़ करते थे उन पे भी। इस वजह से उनकी इनकम कम होने लगी। जब इनकम कम हो गई, नतीजा क्या हुआ, लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ा। दैट्स वाई most of the furnaces were closed down. Most of these furnaces were left unused. Because, once again, I must tell you, iron and steel was imported from Britain. And obviously, that was cheap as compared to the tools and implements which were locally produced by these smelters. तो इस तरह से आयरन स्मिथ्स जो थे हिंदुस्तान में, उनका काम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। नतीजा क्या हुआ, जो कभी हाथों से बनी हुई चीज़ें नज़र आती थी, अब वही चीज़ें मशीन से बनी हुई नज़र आती है। तो दूसरा जो रॉ मटेरियल भी था, उस पर भी ये ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, ओबेसली काम छोड़ा गया और फिर वो बन गए मजदूर। तो बाय द अर्ली 20th century, the artisans producing iron and steel faced a new competition. ये competition मैं पहले ही बोल चुका हूँ। एक हाथ में ये अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, दूसरी ओर मार्केट में मशीन से बनी हुई चीज़ें जो ब्रिटेन से लाई गई है, जिनका प्राइस कम है, तो कंपटीशन में भी सर्वाइव नहीं कर पाए। टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से ये काम छोड़ गए। जो फॉरेस्ट लॉज थे उनकी वजह से फॉरेस्ट्स में नहीं जा सकते थे। ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल फर्नेसेस, आयरन स्मेल्टिंग
जो फर्नेसेस थी दे वर क्लोज डाउन, दे वेंट ऑन डिक्लाइन। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस नज़र आने लगी हिंदुस्तान में। इसीलिए मैंने कहा था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे वर्ल्ड में जितनी भी कॉलोनीज फ्री हुई थी 1945 के बाद, तो उनमें सबसे इंडस्ट्रियली बैकवर्ड था इंडिया। यानी इंडस्ट्रीज यहाँ पे थी लेकिन वो बहुत कम थी और मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये कुछ पेंटिंग्स है आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस जो हिंदुस्तान में चलता था। तो एक पर्सन जो किसी पे बैठा है, ये बेलोज है जो पंप करते एयर को, और जो सामने एक बना हुआ है इस मिट्टी का, ये है फर्नेस। दूसरा पर्सन जो हथौड़े से मारता है, इट इज़ आयरन स्मेल्टर, जिसका काम था ये टूल्स इम्प्लीमेंट्स बनाना। यहाँ पे और एक फोटोग्राफ लिया गया है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री से ही है। तो यहाँ पे भी इनको भी कहते हैं हम आयरन स्मेल्टिंग शॉप्स या वर्कशॉप्स, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। आपको एक वीमेन भी नज़र आएगी जो यूजुअली मेन का सपोर्ट करते थे ऐसे फर्नेसेस में। यहाँ पे देख सकते हैं आप वो आयरन स्मेल्टर जो सरवाइव कर गए, जो किसी वजह से उन्होंने अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ा, उनकी हालत से आपको पता चलता होगा जो इनका खाना पीना रहन सहन ये पूरी तरह से बदल गया। हालांकि जो आर्टिजन और क्राफ्ट्समैन होते हैं वो यूजुअली इस तरह की लाइफ नहीं जीते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी खासी कमाई होती है, इनकम होती है, लेकिन यहाँ से पिक्चर से पता चलता है कि उनकी हालत कैसी थी। ये वो विलेज है सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे कभी कभार फर्नेसेस काफ़ी मशहूर थी। तो सेंट्रल इंडिया का ये विलेज है जो अगरियाज का था विलेज, और इन लोगों का काम होता था आयरन स्मेल्टिंग मेथड्स को प्रमोट करना, आयरन स्मेल्टिंग करना। लेकिन जो ये पिक्चर है ये बताती है किस तरह से लोग बेकार हो गए अपने ही काम से जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया, और ब्रिटिश जो इम्पोर्टेड गुड्स थे हिंदुस्तान में आए वो फ्लड की तरह आ गए और पूरे हिंदुस्तान का मार्केट ही छीन लिया। तो यहाँ पे हमने अभी तक देखा फर्नेसेस का क्या हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया फर्नेसेस के बारे में, किस तरह से डिक्लाइन हो गई, क्या रीजंस थे उनके। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कुछ नई फैक्ट्रीज़ के बारे में जो हिंदुस्तान में बनी थी, स्पेशली ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरीज़। फिर वो किस तरह से सर्वाइव करने लगी, उनमें क्या चेंज देखने को मिली, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी उससे आने वाली वीडियोस के बारे में। साथ ही में अपने कमेंट्स भी हमें दीजिए ताकि हमें पता चले आपको वीडियोस कैसे लगते हैं।